नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। विपक्षी एकता की बैठक से पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि न किसी को सीएम बनना है। उन्होंने कहा कि न किसी को सीएम बनना है और न किसी को पीएम बनना है। बीजेपी की अभी कर्नाटक में हार हुई है, इससे पहले हिमाचल में भी बीजेपी हारी थी और आगे भी कई राज्यों में बीजेपी की हार तय है। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है। इससे पहले जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार नहीं होंगे। इस बयान के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि ना किसी को पीएम बनना है ना किसी को सीएम बनना है। हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि जो लोग देश का संविधान बदलना चाहते हैं, इतिहास बदलना चाहते हैं, दंगा फसाद करना चाहते हैं, उसके खिलाफ हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी है। जेडीयू कार्यकर्ता दरअसल नीतीश फॉर पीएम के नारे लगा रहे थे। इस पर तेजस्वी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि ना किसी को पीएम बनना ना किसी को सीएम बनना है। इस पर ललन सिंह ने भी कहा कि खुद को पीएम की दौड़ से बाहर कर लिया है नीतीश कुमार ने। इस बारे में वह कई बार खुलकर बोल भी चुके हैं। ललन सिंह ने कहा कि इस तरह के नारे विपक्षी एकता बनाने के उनके प्रयासों के लिए अच्छे नहीं होंगे। याद रखें कि उन्होंने भाजपा को हराने की प्रतिज्ञा के साथ पिछले साल अगस्त में एनडीए छोड़ दी थी। पहाड़ गिर जाएगा, भाग ले। ये सब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो सारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तो रहेंगे ना भाई। तो अपने मुँह मिट्ठू बनना है, अपने मन से प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बन जाना है, तो सब प्रधानमंत्री आ जाएं। इस देश में प्रधानमंत्री के पदे बढ़ा देना पड़ेगा। 4-5 को कर देगा तो इन लोगों का काम चल जाएगा। 4-5 को में हमको ही नहीं पता, 4-5 को में भी अगर बढ़ा दे तो इन लोगों को काम चल जाए। तो भाजपा बेचैन क्यों है? सम्राट चौधरी जी से नहीं बातचीत होती है क्या उनकी? भाजपा के वरीय नेताओं से बातचीत नहीं होती है? रोज प्रवचन कर रहे हैं। अरे बिहार ने जब महागठबंधन बनाया, 45 एमएलए की पार्टी माननीय नीतीश कुमार जी का, और देश की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया बिहार। गैर भाजपा मोर्चा हमने बनाया है, तो ये स्वाभाविक है इसका विस्तारीकरण होगा। तो स्वाभाविक है भाजपा के अन्य नेताओं को सलाह दीजिए ना कि मोदी की तानाशाही नहीं है कि हिंदुस्तान में जब मर्जी होगा तो मीटिंग कोई करेगा, उनकी मर्जी नहीं होगा तो मीटिंग नहीं होगा। इस मीटिंग के व्यापक परिणाम निकलने। देखिए, ये खेल सभी बड़े नेता जो अब महागठबंधन के हैं वो खुद में प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। और अभी तो जब स्थिति हुई कि नीतीश कुमार को आईना दिखाने का, मैंने लास्ट बार भी बताया था कि 12 तारीख का जो तिथि था उस दिन क्यों नहीं हुआ। उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि आपातकाल की जो सुगबुगाहट थी 12 तारीख को हुई। इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित किया गया था 12 जून को। तो नीतीश कुमार कांग्रेस को आईना दिखा रहे थे, तो कांग्रेस ने भी उनको आईना दिखाया। और आज भी अब तो 25 तारीख नज़दीक आ गया है, 23 को बैठक है। देश की जनता भी देखेगी और बिहार की जनता भी देखेगी कि जिन लोगों ने आपातकाल लगाया और जिन लोगों ने आपातकाल में संघर्ष करके राजनीति अपने आप को राजनीतिक कद बनाया, आज दोनों एक साथ बैठे हैं। आपातकाल क्यों लगा था? क्योंकि पूरे देश में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था, अराजकता व्याप्त हो गया था। आज उन्हीं भ्रष्टाचारी और अराजकतावादियों के साथ नीतीश और लालू बैठ रहे हैं। यानी ये लोग तो निश्चित रूप से आपातकाल के लोगों का जो विषय था आज उसको ये लोगों ने समाप्त किया। अब भारतीय जनता पार्टी इन भ्रष्टाचारियों की टोली को समाप्त करेगी, चाहे वो जितने भी लोग जुट जाएं। लेकिन जो भी लोग भ्रष्टाचार में डूबे हैं उनको या तो जेल में जगह मिलेगी और नहीं तो इस देश में कहीं जगह। इसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। विपक्षी एकता आज तक 2 अवसरों को छोड़कर 1977 और 1989, उन 2 अवसरों को छोड़कर कभी भी विपक्ष एक नहीं हो पाया। और अभी मुद्दा क्या है? नरेंद्र मोदी हटाओ, भाजपा भगाओ। तो जनता क्यों भाजपा को भगाना चाहेगी? जो प्रधानमंत्री जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है, उसको क्यों हटाना चाहेंगे लोग? तो इसलिए भाषण देते रहें, बोलते रहें, सम्मेलन करते रहें, लेकिन 2024 के परिणाम पर उसका कोई असर नहीं होगा। उन्होंने तो बता ही दिया ना कि उससे कुछ नहीं होने वाला है। और ये कोई पहला प्रयास नहीं है। ये प्रयास शरद पवार अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी घूम रही हैं, केसीआर भी घूम रहे थे। क्यों नहीं केसीआर आ रहे हैं इस बैठक में? केसीआर ने तो आने से इनकार कर दिया, नवीन पटनायक तो आने से इनकार कर दिया। मायावती आ रही है क्या? क्यों नहीं रही आ रही है मायावती?
जीडीएस में आ रहा है क्या? तो हमेशा कुछ लोग इधर रहते, कुछ लोग उधर रहते। ये कोई पहली बार नहीं है, ये हर लोकसभा चुनाव के पहले होता है। इसलिए खड़गे आए या राहुल गांधी साथ दें, उनसे क्या फ़र्क पड़ता है? असली मालिक तो उस पार्टी के राहुल गांधी हैं, खड़गे तो केवल दिखावा है। तो इसलिए वो अकेले आए या दोनों मिलकर आए, उससे तो कोई, उसके परिणाम पर तो कोई उसका असर नहीं पड़ने वाला। तो 23 जून को पटना में महाजुटान हो रहा है। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हो रहे हैं। इनके अलावा ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, स्टालिन, अखिलेश यादव भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तकरीबन 18 दल इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। बैठक में सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य भी शामिल होंगे और धीरे धीरे करके इसको मजबूत करने की कोशिश चल रही है। हालांकि केसीआर इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई में विपक्षी पार्टियां जो एकता का बिगुल फूंक रही हैं, उस एकता के बिगुल से कितना नुकसान सत्तारूढ़ भाजपा को और एनडीए गठबंधन को होता है, ये देखने वाली बात है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश पाठक, राजनीतिक विश्लेषक, सत्यवीर चौहान, नेता बीजेपी, मनोज लाल दास मनु, जेडीयू। आप तीनों का स्वागत। सबसे पहले मनोज जी, आप ही के पास आएंगे। क्या लग रहा है, केसीआर तो नहीं आ रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि अभी पूरी तरह महाजुटान नहीं हो पाया है, 50 तरह की दिक्कतें हैं, फिर कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए चंद्रशेखर जी, कोई भी काम होता है तो दिक्कत इस तरह की होती है। आप याद कर लीजिए 1996 का दौर, जब कांग्रेस के खिलाफ भाजपा का गठबंधन बन रहा था। 96 में कुछ लोग आए, कुछ लोग चले गए, फिर 98 में आए, फिर 99 में आए, उसके बाद आना जाना लगा रहता है। तो इसका अर्थ ये थोड़ा है कि कोई नहीं आ रहे हैं तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। प्रयास चल रहा है, आगे होगा। जब राजनीति करनी है किसी भी दल को, तो राजनीति करनी है तो वो तो अपना कुलवा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग आते हैं, फिर कुछ लोग अंतिम समय में भी निकल जाते हैं, इससे कहाँ कोई इनकार कर सकता है। तो इसीलिए अभी तो शुरुआत है, अभी तो होने दीजिए। अभी तो कोई बैठक भी नहीं हुई है कि जिससे ये लगेगा कि कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं। मीडिया में तरह तरह की बातें आ रही है सामने में चंद्रशेखर जी, तो इसीलिए अभी हम लोगों को वेट करना है। हम अपना चले हैं। अब मान लीजिए कि हम चुनाव में हारिए जाएंगे तो राजनीति करना क्या छोड़ देंगे, लेकिन सब लोगों को एकजुट करने का हमारा काम है। और अगर उस काम में हम अगर सफलता की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें बढ़ने देना चाहिए। किसी दूसरे दल को या दूसरे गठबंधन को पेट में कोई दर्द नहीं होनी चाहिए, कोई बेचैनी नहीं होनी चाहिए। अगर उनके नजर में फल्ला नहीं आ रहे हैं, चिल्ला नहीं आ रहे हैं, तो उनको देखना चाहिए। उनको बेचैनी क्यों इतनी हो रही है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम लोग विपक्ष को एकजुट करने पर लगे हुए हैं तो लगे रहे हैं। आ सकते हैं, बहुत लोग नहीं भी आ सकते हैं,
अंतिम अभी चुनाव में देरी भी है, अभी बैठक का कोई दौर शुरू नहीं हुआ है, अभी पहली ही बैठक पटना में होने वाली है, तो हम उसका इंतजार करें। कौन आएंगे नहीं आएंगे इससे थोड़ा है कि हम राजनीति को छोड़ देंगे, समय का है, समय देखते हैं। अभी बैठक होगी, उस पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, उस पर सभी लोगों की सहमति बनेगी, उसके बाद ही ना कुछ बात बनेगी। अभी तो कोई बात बनी नहीं है, अभी तो हम केवल एक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सत्यवीर जी, क्या लग रहा है कि आपको तो ये पूरी उम्मीद है कि विपक्ष एकजुट नहीं हो पाएगा, एकीकृत नहीं हो पाएगा, और यही आपके लिए फायदा है? प्रणाम, और एएनबी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपको मेरी आवाज आ रही है चंद्रशेखर जी? चंद्रशेखर जी, जो विपक्षी दल की जो एकता का जो ये आचरण कर रहे हैं, ये आपने संसद भवन के उद्घाटन के समय पे भी देखा होगा। इस संसद भवन के उद्घाटन पे किस प्रकार से विपक्षी के नेताओं ने, बड़े बड़े जो ओहदा रखने वाले लोग हैं, उन्होंने किस प्रकार से कहा था कि संसद भवन के हमारी जो विपक्षी एकता है वो दिखनी चाहिए, वहां पर नहीं जाएंगे। उसमें भी 10 से अधिक ऐसे दल थे, जिसके कुछ मैं आपको नाम बता दूं चंद्रशेखर जी, जो कि अपने आप में जिनकी राज्य में सरकारें भी है, चाहे वो आपका जेडीएस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे आपका आरपीआई हो, चाहे आपका बीजेडी हो, चाहे एडीआईएमके हो, चाहे रिपब्लिक पार्टी हो, चाहे नागा पीपुल्स हो, तमाम वो पार्टियां उस समय भी देखा कि किस प्रकार से नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल हुई। ये सब मात्र एक ढकोसला है। ये 2014 में भी देखा गया, 2019 के चुनाव में भी देखा गया, और जनता बहुत जागरूक है। उसको पता है कि जो वर्तमान में सरकार है उसने किस प्रकार से काम किया है। और बिहार की स्थिति के ऊपर मैं चंद्रशेखर जी स्पष्ट रूप से कह दूं और बड़ी गंभीरता से कह दूं, जो इस समय बिहार के अंदर जो जंगल राज दोबारा से आया है, आपने ताजा उदाहरण देखा होगा कि किस प्रकार से एक जो पुल का निर्माण हो रहा था, किस प्रकार से धराशायी हो गया। और धराशायी नहीं, कितनों का घोटाला सामने आ रहा है कि जिनसे बोले ना जा रहा है कि किस प्रकार से सामने आए, मीडिया के सामने, जनता के सामने किस प्रकार से, किस प्रकार से उसको, इस जो घोटाला हुआ उसको फेस करे। इतना ही नहीं, एक जो आरोपी जो जेल के अंदर है, जिसको उम्र कैद की सजा है, उसको किस प्रकार से जो सुशासन के बाबू अपने आप को कहा करते थे, और किसके दबाव में आके, आरजेडी के दबाव में आके उन्होंने किस प्रकार से जो आरजेडी की जिनके कालखंड को एक जंगल राज की संज्ञा दी जाती है, जिनके की जो पार्टी के जो पुरोधार अपने आप को कहते हैं, किस प्रकार से तमाम घोटालों में जेल के अंदर है, और किस प्रकार से उन्होंने आनंद मोहन को बाहर निकाला, जिसने कितने लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई, कितने लोगों का नरसंहार किया, उसके लिए पूरा कानून में बदलाव कर दिया जेडीयू ने केवल आरजेडी के दबाव में आके। ये किस प्रकार की ये मतलब की राजनीति आज करने पे आज सामने आ गए हैं। और दूसरा ये कह दूं कि जो विपक्षी एकता की जो बात करते हैं, क्या मैं आपको कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी किसी अन्य दल को क्या सीट दे पाएगी? या इसी प्रकार से केरल में जो लेफ्ट की कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट है, क्या वो कांग्रेस को या अन्य दल को दे पाएगी? और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कहीं कांग्रेस देखने को नहीं है। यूपी में कांग्रेस की आज की डेट में बात उठा दूं तो केवल एक सीट है, अन्य दल तो उनके तो नोटा से भी कम वोट है। दिल्ली के अंदर क्या अरविंद केजरीवाल दे पाएंगे? क्या पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल उनको सीट देंगे? हरियाणा के अंदर क्या कांग्रेस देगी? ये और छत्तीसगढ़ के अंदर क्या कांग्रेस किसी अन्य दल को सीट देगी, या हेमंत सोरेन आपके झारखंड में किसी को सीट देंगे? ये सब चीजें हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये सब चीजें में कहा विपक्षी केवल ये कैमरे के सामने कुछ और है और बंद कमरे के अंदर कुछ और है। वास्तविकता ये है कि आज ये धरातल पर कहीं भी विपक्षी एकता का जो पहले भी देखने को मिला वो कहीं नहीं है। चाहे वो यूपी का महागठबंधन हमने देखा, उसके बाद किस प्रकार से कांग्रेस एक पे रह जाती है और बीएसपी कहाँ पे पहुंच जाती है और समाजवादी पार्टी कहाँ पर पहुंच जाती है। ये मात्र केवल अपने जो इनका जो जनता से किए गए वादे थे वो पूर्ण नहीं कर पाए, और लगातार भ्रष्टाचार और जंगल राज का जो बिहार के अंदर जो चल रहा है उससे किस प्रकार से लोगों का ध्यान भटकाया जाए, उसके लिए मात्र ये सारी रस्साकसी हो रही है। मगर जनता बहुत जागरूक है, संचार क्रांति का युग है। उसके पास आज फोन के माध्यम से जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के बाद जिस प्रकार केंद्र में आए, उसके बाद प्रत्येक घर तक फोन देने का काम किया। प्रत्येक घर तक आज मैं आपको एक डेटा के साथ बताना चाहूंगा, के साथ जो हम बड़ी गंभीरता से बात कर ही रहे चंद्रशेखर जी, बताना चाहूंगा
2014 से पहले अगर आप देखे जाए तो एक दिन का जब हम डेटा खर्च करते थे या एक महीने का ले लो तो एक महीने में कम से कम आप एक जीबी के लिए, एक दिन का 1 जीबी के लिए 200 या 400 रुपए देने पड़ते थे। आज 1 जीबी का अगर आप उठा के देखोगे एक दिन का 0.17 मतलब 17 पैसे आपको देना पड़ता है। कहाँ 400 और कहाँ 17 पैसे। ये सब चीजें आई है, सरकार की योजनाएं पहुंच रही है। बाकी तो इनका चंद्रशेखर जी जनता से कोई सरोकार नहीं है, जनता से क्या उनके हिस्सा में है, कोई नहीं है। आज तमाम देख लो कि कितना अपराधी बिहार के अंदर बढ़ गया। गली मोहल्ले सब जगह अपराधी अपराधी, कहीं सरकार कहीं कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है सर्वेश्वर जी, 80 सीटों के लिए अकेले अखिलेश यादव महाजुटान में पहुंचेंगे, ना आरएलपी है ना कोई और जो छोटे छोटे संगठन हैं, बड़े बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में हैं। कितनी सीटों पर ये रणनीति बन रही है? तकरीबन 100 सीटों की बात चल रही है शरद पवार का। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा वर्चस्व ऐसा नहीं है कि वो बड़ा कोई पॉलिटिकली कोई राजनीतिक कोई मैनिपुलेशन कर दें। क्या लग रहा है कि महाजुटान का अर्थ क्या है? नहीं, महाजुटान बस एक नाम भर का बस नौटंकी है। ये महाजुटान 2019 में भी देखा गया था और इसके कर्ता धर्ता संयोजक के रूप में चंद्रबाबू नायडू जी थे। 2019 में जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट अनाउंस होना था उस दिन के सुबह तक चंद्रबाबू नायडू न तो उस दिन से एक दिन पहले तक अपनी उछल कूद मचा रखे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो देखिए उन्होंने अपना आंध्र प्रदेश भी खो दिया और क्या हाल हुआ उनका, क्या सीटें मिली, ये सब हम सभी जानते हैं। उसी तरह नीतीश कुमार का भी होगा। वो कहते हैं ना, न धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, कम से कम बिहार को लेके जाते। 20वां साल उनका, मतलब 15 साल तो पूर्ण हो चुका है, ये 20वां वाला जो है उसमें चल रहा है। इतने बड़े कामचोर मुख्यमंत्री 3 साल में किसी भी स्टूडेंट को एक ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं दे पा रहा है और खुद वो इंजीनियर है। जब तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रचार कर रहे थे तो यही कह रहे थे कि एक इंजीनियर का मुकाबला एक अनपढ़ से है, 9वीं फेल से है। और आज देखिए एक इंजीनियर पढ़ा लिखा कैसे 9वीं फेल की गोद में जाके बैठा और खुद इंजीनियर होते हुए इतना बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ वो पुल निर्माण में। तो नीतीश कुमार का ये उछल कूद बस महज दिखावा है, कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए लालू यादव जब अपने चरम उत्कर्ष पे था यूपीए के समय, तब पर भी लालू यादव बिहार से के 40 सीट जो एमपी का है 40 में से 30-35 भी नहीं ला पाया था। उसी तरह नीतीश कुमार आज तक जितनी बार मुख्यमंत्री बना है अपने दमखम पे एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं और ना ही लोकसभा के इलेक्शन में कोई बहुत बड़ा वो वहां पे करिश्मा कर दिए हैं। 2019 में बीजेपी के साथ था, इसके कारण उनको सीटें मिली, नहीं तो वो सीटें नहीं ला पाते। और रही बात की शरद पवार जी हो गए चाहे कोई हो गया, देखिए सब लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं। शरद पवार की जो दौड़ है कहां तक है? महाराष्ट्र के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है, वहां भी देखिए 5 एमएलए जीते और बीजेपी का जो गठबंधन है उसमें शामिल हो गए। उनको डर था कि कहीं वो 5 के 5 बीजेपी में न शामिल हो जाए। तो इन सभी जितने भी क्षेत्रीय क्षेत्रप हैं अपने राज्य में भी कोई खास प्रभाव नहीं है। सबसे बड़ा ममता बनर्जी अपने आप को भी मानती है। 42 सीटें बंगाल से आती है, 42 में 2019 में ममता बनर्जी कितनी जीत पाई थी? बीजेपी को यह बहुत जरूरी है कि वो अपने कार्यकर्ता के साथ नहीं खड़ी होती है। जिस तरह बंगाल में उनके कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं या 2000 जब चुनाव हुआ था उसके बाद जो रेप कांड हुआ, ये हुआ, बीजेपी नहीं खड़ी हुई, केवल दिखावे के काम करती है। तो बीजेपी को अब अपने कार्यकर्ता के से खड़ा होना पड़ेगा। और दूसरा, ये जो पैराशूट लैंडिंग करवाते हैं, किसी भी भ्रष्टाचारी को पार्टी में शामिल कर लिए, वो उनको घातक ही होता है। यूपी में देख लिया, स्वामी प्रसाद मौर्य को शामिल कर लिया, वो निकल के अपने बाप बेटा नाती पोते सबको टिकट दिलवाने के लिए आगे बढ़ गया, नहीं दिया तो बीजेपी का आरोप लगा के निकल गया।
जीता नहीं। उसी तरह आप कर्नाटक में देखिए, जगदीश शेट्टर इतने 6 बार के एमएलए थे, बीजेपी से जब निकला तो फिर सीट ही हार गया। लेकिन बीजेपी को ये सीख लेना पड़ेगा कि भाई अगर किसी नेता को शामिल करना है तो स्वच्छ और बेदाग छवि वाले को शामिल करो, चाहे चाहे कितना भी वो ये क्यों ना हो, प्रबुद्ध नेता क्यों ना हो। अभी देखिए एक यूपी में एक नेता के कारण कितनी मिट्टी पलीत करके ये बैठे पड़े हैं। चलो आप दूसरी बात, ये बात बोल दिया कुछ भी नहीं है चंद्रशेखर जी, बोल दिया आपने ये बोल दी बात। ये जरूरी बात थी कि क्यों ऐसा हो रहा है कि एक नेता के कारण आप इतना चारों तरफ से दबाव में है, ये समझ से बाहर है ये बात। सतवीर चौहान जी कुछ बोलना चाह रहे थे आपसे जी। राजनीतिक विशेषज्ञ हैं या किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं? नहीं, क्या लग रहा है आप जो अभी बोल रहे जो वक्तव्य बोल रहे थे? क्या वक्तव्य बोल रहे थे जरा बताइए। पैराशूट लैंडिंग करवाएंगे, अपने कार्यकर्ता को टिकट नहीं दोगे, मैं आपका ये जानना चाह रहा हूँ आप पड़ेगा ना, या आप किसी पार्टी से हैं या किसी पत्रकार ही है भाई, पत्रकार ही है। हाँ, वो ऐसा लगता है कभी आपके पक्ष में बोले तो आपके हैं, नहीं तो फिर दुश्मन होना चाहिए ना, कन्फर्म होना चाहिए। तो अगर मैं थोड़ा सा मैं बिहार की दृष्टि से ही चले जाता हूँ, फिर मैं जो जर्नलिस्ट है उनकी बात पे भी आ जाता हूँ। जहां तक रही बिहार की बात 2019 के चुनाव की, हमने अपने गठबंधन धर्म किसने कैसे निभाया जाता है उसमें भारतीय जनता पार्टी से सीखा जा सकता है। मैं बिहार से शुरू करूंगा और यूपी तक आऊंगा। बिहार में 2019 के चुनाव होते हैं, हमने जिस प्रकार से नीतीश कुमार की हमारी सरकार थी, नीतीश कुमार के दल की जिस प्रकार से कम सीटें थी, उसके बाद भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया और बराबर सीटों का हमने उनको दिया। और उस समय जिस प्रकार से आरजेडी शून्य हो गई, वो बीजेपी की ही स्ट्रेटेजी थी कि किस प्रकार से हमने उनको शून्य पर खड़ा किया। और हमने किसी भी अब दूसरा में जिस प्रकार से मैंने अभी कहा कि बिहार में जिस प्रकार से आनंद मोहन को किस प्रकार से आरजेडी के दबाव में बाहर किया गया, मगर हमारे समय पे एक भी ऐसा आपको उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। अब यूपी की बात कर लेता हूँ। यूपी में किस प्रकार से गठबंधन का धर्म निभाया जाता है। अगर दलित समुदाय को किसी ने अगर उसको मजबूत करने का काम किया और उनकी महिलाओं को आगे लाने का काम किया, केवल भारतीय जनता पार्टी है। हमारी सीटें अधिक होने के बाद भी हमने मायावती को पहली दलित महिला बनाया यूपी के अंदर मुख्यमंत्री, और किस प्रकार से सरकार चलाई वो सभी ने देखा है। और हमने एक भी उदाहरण यूपी के अंदर हम और दूसरा चंद्रशेखर जी बड़े गंभीरता से कहना चाहूंगा, स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा है कि यूपी के अंदर कोई सरकार दोबारा से रिपीट होती है और पूर्ण बहुमत की सरकार रिपीट होती है और कोई मुख्यमंत्री दोबारा स्थापित होते हैं। एक भी आपको ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा कि जिससे राज्य की छवि खराई हो। हमने कभी भी ये बड़े मंचों से ये ऐलान नहीं किया जो जिस प्रकार से मुलायम सिंह ने ऐलान किया था कि लड़कों से गलती हो जाती, जितने भी बलात्कारी थे आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए किस प्रकार से उन्होंने पैरवी करी, तो हमने एक भी ऐसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया। आज जिस प्रकार से यूपी के अंदर शासन चल रहा है, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है और किस प्रकार से कह रहे हैं कि किस प्रकार से बीजेपी सरकार के माध्यम से किसी का भी तुष्टीकरण नहीं किया जा रहा है। आज देख लीजिए किस प्रकार से एक आतंक का छाया होता था, किस प्रकार से वहां के इंडस्ट्री के लोग भागे जा रहे थे, किस प्रकार से वहां पे रोजगार के संसाधन कम होते जा रहे थे। आज देखिए यूपी उभरता हुआ यूपी है और एशिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग जो हब है मोबाइल का, वो वहां पर यूपी के अंदर ग्रेटर नोएडा के अंदर है सैमसंग का। आप देखिए प्रकार से तमाम वो इंडस्ट्रीज आज यूपी के अंदर आ रही है। आज मुंबई के जो फिल्म स्टार है वो मुंबई कह रहे हैं कि यूपी में हमें जगह दीजिए, हम यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं बॉलीवुड की। वो तमाम जो अभी मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत ठीक है। अब मैं सतवीर जी और किस प्रकार एक बार आपने बिल्कुल मैं सुचिता के साथ काम हो रहा है। सर्वेश्वर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं मनोज जी आपके पास आ रहा हूँ, सर्वेश्वर जी को बात सुन लेता हूँ। सर्वेश्वर जी देखिए क्या होता है ना, आप बीजेपी के पक्ष में बोले तो आप अच्छे हैं और जैसे ही आप कुछ बात बोल देते हैं फिर उनको बुरी लग जाती है। देखिए, और आप जैसे लोग भी देख लीजिए फिर निशाने पा जाते हैं। अगर बीजेपी अच्छा काम करती है, माननीय नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा चाहे विपक्षी पार्टी मुझ पर कोई आरोप लगाए, अभी भारत का विश्व स्तरीय पे या देश में जो अच्छे काम हो रहे हैं उसकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन जो खामियां है, खामियां को तो गिनाना पड़ेगा ना।
बहुत बुरा लग जाता है ना, वो ब्रजभूषण वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी आपको। नेता का शामिल कर लिए और उसके बाद जब बेटे पुतों को टिकट नहीं दिया तो वो इन पे आरोप लगा के निकल गए, ये तक लगा दिए कि भाई दलित की विरोधी पार्टी है ये है, लेकिन वो चुनाव हार गया। तो मेरा यही कहना है कि भाई ऐसे लोगों को आप शामिल क्यों करते हो? स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, थोड़ी सी सुधार की जरूरत है। दूसरी बात, बिहार को दुर्गति में लाने में कहीं ना कहीं बीजेपी का भी हाथ है। जब 10 साल 12 साल ये नीतीश के साथ शासन में रहे हैं, लेकिन ललित मोदी जी, सॉरी क्या नाम है उनका, जो डिप्टी सुशील मोदी जी जब थे वहां पे, तब थोड़ी सी सुधार हुई थी वहां के शिक्षा व्यवस्था में कि 3 साल में 1-2 यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन की डिग्री दे रही थी, लेकिन बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है कोई समय पे नहीं दे रही थी। तो इसमें बीजेपी का भी हाथ है। आखिर ये जो पूरा बेल्ट है किशनगंज वाला, आईएसआई का अड्डा कैसे बन चुका है? क्या बीजेपी उस समय नहीं देख रही थी? तुष्टीकरण में नीतीश कुमार व्यतीत थे, लेकिन बीजेपी का भी तो पूरा हक था, उस पर बातचीत करते, लेकिन नहीं, नीतीश के कमर में गेंद फेंक के अपना काम कर रहे थे। ठीक है, तो जो भी हो, अगर बीजेपी अच्छा कार्य पूरे देश में कर रही है, इन्होंने कहा नोएडा का, सचमुच सही बात है। सैमसंग की जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के जब इनॉग्रेशन हुआ था तो एज ए जर्नलिस्ट मैं भी गया था, रविशंकर प्रसाद जी आए थे। आज देखिए हम नंबर 2 आ गए हैं आईफोन के उत्पादन के लिए, असेंबलिंग ही होती है भाई, रोजगार के साधन तो उपलब्ध हो रहे हैं। बिहार में माननीय शहनवाज हुसैन जी ने शुरू किया था, बातचीत हो रही थी इंडस्ट्री का, लेकिन ये जेडीयू वाले पलटू राम नीतीश जी छोड़ के चले गए, अब वो भी जंगल राज की भेंट चढ़ गया। ठीक है। मनोज जी, देखिए आजकल एक वायरल भी हो रहा है कि 2 संसद के बराबर तो एक पुल गिरा दिया विपक्ष ने। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं 9 साल के भीतर जो एक लोगों को निराशा, जो अपेक्षा पूरी नहीं हुई है, शायद उसका फ़ायदा उठाने के लिए कोशिश की जा रही हो कि महाजुटान को पूरी तरह से प्रभाव में लाया जा रहा है? देखिए चंद्रशेखर जी, थोड़ी गंभीरता से दोनों की बात हमने सुनी है। दोनों से हमारा आग्रह रहेगा कि बीच में नहीं बोल। सबसे पहले मैं सर्वेश्वर पाठक जी के बातों का जवाब दे दूं। सर्वेश्वर पाठक जी पत्रकार हैं और वो जो स्थिति बनती है उस स्थिति के अनुसार इनका आकलन होता है। उन्होंने 2019 का आकलन किया था और उस आकलन के आधार पर उन्होंने 2024 के लिए जो विपक्ष का है उसमें जा रहा है। तो दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। 2019 के अंदर जो भी गठबंधन बन रहे थे, उस गठबंधन में इतने सारे लोग नहीं थे, न उसमें नीतीश कुमार थे, न उसमें कांग्रेस थे, न ये थे लोगों की बैठने का। अब देखिए किसी गठबंधन का भविष्य में क्या होगा, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। आगे अगर चल रही है तो आगे इसको देखना है कि क्या होता है, नहीं होता है, कौन किसके लिए सीट छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, क्या करेगा, ये तो बैठक के बाद ही तय होगा। दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि अपने चौहान जी बहुत बड़ी बातें कर रहे थे, तो सबसे पहले लगता है कि इनको जानकारी का अभाव है। जिस आनंद मोहन जी की चर्चा कर रहे थे, वो आनंद मोहन जी इनके लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जो मैनिफेस्टो होता है वो मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे। और फिर अभी शांत रहिए, मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद बोलिएगा। और बिहार बीजेपी के तो छोड़ दीजिए, सेंट्रल के राजनाथ सिंह से लेकर कई बड़े नेताओं ने जब आनंद मोहन जी को उस केस में फंसे थे तो आकर जेल पर मिलने के लिए गए थे और स्पष्ट रूप से कहा था कि आनंद मोहन जी निर्दोष हैं। और लगातार बिहार भाजपा के तमाम नेता, चाहे सुशील मोदी हो या कोई हो, आनंद मोहन जी के रिहा करने की बात करते रहे। और अब राजनीतिक पटल अगर चेंज है तब इनको लग रहा है कि उसके दबाव में किया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आनंद मोहन जी एनडीए के वो हैं चंद्रशेखर जी कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक वोट से सरकार गिरी थी, उस समय एक तारनहार के रूप में आनंद मोहन जी थे। दिल्ली के सारे अखबारों
और मीडिया के चैनलों ने आनंद मोहन जी को सरकार बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातों को उस समय लिखी थी। तो इसलिए ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये कहते हैं कि बीजेपी कोई धर्म को जो होता है गठबंधन धर्म को पालन करने में सबसे आगे रहती है। इतिहास गवाह है, ज्यादा दूर मत जाइए। बिहार में 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए थे और जितने जदयू के सीट पर थे उस सीट पर लोजपा के जो उम्मीदवार थे वो इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। उन लोगों ने वहां से चुनाव लड़के जदयू को हराने का काम किया। यही गठबंधन का इनका धर्म होता है। अब रह गया राजनीति की बात, तो राजनीति के बाद में आज पुल टूटने की बात हमारे दोनों लोगों को याद आ रहा है। लेकिन मोरबो में जहां 100 के ऊपर लोग चले गए ये इनको याद नहीं आ रहा है। वो पुल तो बना हुआ था और तुरंत उस पुल को उन्होंने दिया था। और इस पुल पर भी जो लोग जो है इसमें 5 वर्षों तक नहीं 7 वर्षों तक भाजपा साथ में रही है। उस समय इनके ही मंत्री उसको देख रहे थे। और अभी जब कार्रवाई शुरू हुई, जब लोगों का सस्पेंशन शुरू हुआ तो भाजपा को पेट में दर्द लगने लगा कि जब कार्रवाई तो हो जाने दीजिए, उसके बाद में उस पर होगा। और जहां तक है गठबंधन की बात, सरकार के बीजेपी के सरकार की बात, खुद प्रधानमंत्री की डिग्री ही सामने आया, इस पर कोई कुछ नहीं बोला। आज तक चंद्रशेखर जी कोई व्यक्ति चाहे सर्वेश जी हो या चौहान जी हो, कोई व्यक्ति बता दे कि उन्होंने कभी किसी व्यक्ति ने इस देश के इतिहास का कोई व्यक्ति ने कहा हो कि हमने नरेंद्र मोदी को चाय बेचते देखा हो। इस देश का कोई व्यक्ति ने ये कहा हो कि जिस बीए की डिग्री और एमए की डिग्री दिखाया जा रहा है नरेंद्र मोदी मेरे साथ पढ़े हो, तो आप दोनों में से कोई बता दे कि उनके बारे में कभी कहा होगा। सर्वेश जी बताएंगे कि किसी ने नहीं कहा। मैं आ रहा हूँ सर्वेश्वर जी, मैं आ रहा हूँ एक बार अभी देश में सबसे बड़ी बात है महंगाई, सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी। और जहां तक बिहार की जंगल राज की बात हो रही थी, आप 1 महीने का पिछले मई महीने का ही आप नंबर देखेंगे तो बिहार में जहां कुल आपराधिक घटना 176 हुई है। आपराधिक घटना मीन्स कि जिसमें महिला के साथ कोई घटना घटी, कहीं बहुत बड़ी लूट हुई, घटना तो बहुत होती है। 176 घटनाओं में से 172 घटनाओं के अपराधी जेल के सकीचे हैं। और इसी उत्तर प्रदेश में 312 घटनाएं हुई है, जिसमें से मात्र 87 घटनाओं के हैं पीलीभीत में लड़के सड़क पर पीटे गए, उत्तर प्रदेश में महिलाएं रोड पर पीटी गई। ये इनको नजर नहीं आता है, लेकिन इनको बिहार आता है। खैर अच्छी बात है। 2015 में भी हम अकेले चुनाव लड़े थे, बीजेपी नहीं चुनाव लड़ी थी। और नरेंद्र मोदी जी 67-68 सभाएं की थे कि 100 सभाएं की थी और 50-60 के बीच में अटक गई थी। तो इसलिए इस तरह की बात नहीं है। जनता सब कुछ जानती है। हम लोग जनता के ही ऊपर छोड़े हुए हैं, जनता कोई फैसला करेगी। लेकिन आनंद मोहन को रिहा करने में जिस तरह से भाजपा नेता बोलते रहे और आज विरोध कर रहे हैं, आज इनकी दोगली नीति सामने आ रही है। और ये पूरे सुन लीजिए मनोज जी, सुन लीजिए मनोज जी, सुन लीजिए मनोज जी, सुन लीजिए मोहन जी निर्दोष है। मनोज जी जवाब ले लीजिए, जवाब मनोज जी। एक मिनट चंद्रशेखर जी। और अभी चौहान जी ने कहा कि आनंद मोहन कई नरसंहारों के आरोपी हैं। एक नरसंहार का ये नाम बता दें तो इनको समझ में आएगा। इनको आनंद मोहन जी के बारे में कुछ पता नहीं है। आनंद मोहन जी एनडीए के एक सशक्त लोग थे और उनको एनडीए के लोग हाथ पर रखा करते थे। ठीक है, सुन लीजिए भाई मनोज जी, अब सुन लीजिए मनोज जी, ऐसे नहीं चलता। देखिए इतने सारे सवालों जवाब भी लेने पड़ते हैं। सर्वेश्वर जी मैं आ रहा हूँ सत्यवीर जी, सर्वेश्वर जी। नहीं चंद्रशेखर जी, मनोज जी ने क्या बोला जरा समराइज करेंगे? मुझे आवाज इको हो रही थी, कुछ भी इनकी। ठीक है, मैं एक बार मैं जवाब ले लेता हूँ सत्यवीर जी से, आपको लग जाएगा पता। सत्यवीर जी
चंद्रशेखर जी, भारतीय संस्कृति में एक बात बहुत प्रचलित है कि संगत का असर उसके साथ रहने वाले को भी होता है। वही आरजेडी का संगत किस प्रकार से इनके ऊपर हावी हो गई है, पूरे के पूरा उसी चाल ढाल रंग में पूरी की पूरी जेडीयू के प्रवक्ता तक दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार से आनंद मोहन का व्याख्यान कर रहे हैं, किस प्रकार से महामंडित कर रहे हैं, जो एक नरसंहार का अपराधी है। हमारी सरकार में बता दीजिए, एक बार भी छूटा हो बाहर आए हो। मनोज जी सुन लीजिए धैर्य से, मैंने 10 मिनट तक आपको सुना, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए मनोज जी, सुन लीजिए, मैंने आपको बड़ा धैर्य से सुन लिए, और भी लोग सुन रहे हैं बाहर, आप सुन लीजिए। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ किस प्रकार से महामंडित कर रहे हैं एक नरसंहार के अपराधी को। एक दिन की बेल पे बाहर आया हो, जब हमारा गठबंधन इनके साथ रहा हो। सुन लीजिए ना, 1 मिनट सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए आप, अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला। मनोज जी सुन लीजिए भाई, ये चुनाव थोड़ी हो रहा है अभी। अरे भाई अभी चुनाव थोड़ी हो रहा है, आधा 1 घंटे में चुनाव थोड़ी हो रहा है। आप तसल्ली सुन लीजिए मनोज जी, आप भी कैसी बात करते हैं। शुरू में कहा मैंने जैसे ही शुरू करा मैंने कहा चंद्रशेखर जी, संगत का असर होता है और वो असर सामने दिख रहा है। अरे आप भी रहे, आप ऐसी बात मत कीजिए, इन्हीं के साथ आप रहे भैया बहुत दिनों तक, सालों तक। आपको असर नहीं हुआ, इनको हो गया जो। आपको कुछ असर नहीं हुआ, उनको हो गया सारा असर। कमाल करते बीजेपी के साथ मैनिफेस्टो जारी किया था कि नहीं? मनोज जी सुन लीजिए, मनोज जी रिहाई की मांग, मनोज जी ये न पूछ लीजिए। बाजा शांत कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, बाजा ये पुराना वाला बाजा शांत कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब चंद्रशेखर जी मैंने कहा कि शुरू कीजिएगा, आप पुराना वाला बाजा शुरू कीजिएगा। आप ही सबसे बड़े चमत्कार है क्या? अरे मनोज जी सुन लीजिए, चलिए मैं एक बार आ रहा हूँ सतवीर जी आ रहा हूँ। सर्वेश्वर जी मनोज जी कह रहे हैं कि भाई आनंद मोहन सिंह की रिहाई की बात तो भाजपा करती रही शुरू से, मैनिफेस्टो जारी करने में आनंद मोहन सिंह खड़े रहे, और अब कह रहे हैं कि भाई आनंद मोहन सिंह की रिहाई गलत है और कैसे अपराधियों को रिहा कर रही है नीतीश सरकार, ये वो पूछ रहे हैं। ये तो इनसे पूछिए कि अगर भाजपा जब गठबंधन में थी तो आनंद मोहन क्यों नहीं रिहा किया गया। जब ये गठबंधन से निकल के एक नौमी फेल और चारा चोर के साथ गठबंधन किए, तभी आनंद मोहन, और वो भी रात में निकाला गया है, मैनुअल चेंज करके निकाला गया है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री तो माननीय नीतीश बाबू ही है ना, प्रदेश के मुख्यमंत्री बीजेपी के साथ थे, तब पर भी नीतीश बाबू थे। अगर बीजेपी ने ऐसा किया तब क्यों नहीं नीतीश बाबू ने आनंद मोहन को निकलवा दिया। देखिए, एक डीएम की हत्या हुई थी, पढ़ा लिखा था डीएम, तब बनता है कोई पढ़ा लिखा होता है, वही डीएम बनता है, कोई चारा चोर और नौवीं फेल पास नहीं बनता है। और खुद नीतीश बाबू इंजीनियर आदमी है, और किस तरीके से एक चारा चोर के आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। आखिर किस ईगो में नीतीश बाबू घूम रहे हैं। भाई सपने देखिए, सपने सबको देखना चाहिए, हम भी देखते हैं, चंद्रशेखर जी भी देखते होंगे। अरे हम क्या सपने देखेंगे, इनके सपने पूरे हो नहीं पा रहे हैं, सपने कहाँ देखेंगे? सपने मत देखिए, प्रधानमंत्री कभी नीतीश बाबू नहीं बन पाएंगे इस जन्म में, तो ना ही अगला जन्म ले तो हो जाए तो हो जाए, क्योंकि एक दौर अलग था जब चंद्रशेखर जी, आई.के. गुजराल जी, देव गौड़ा जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। 31 में परिसीमन होगा ना, 31 में परिसीमन होगा ना, तब 800-900 सीटें हो जाएंगी, तब कुछ हो जाए, मामला हट जाए। नहीं, 31 में परिसीमन भी होगा तो कौन सा क्या हो जाएगा जो इनको बहुमत मिल जाएगी। अरे अभी दूध का दूध पानी का पानी 24 में हो जाएगा। बिहार की जनता नीतीश कुमार को, चाहे आरजेडी को, कभी 2024 के चुनाव में वोट नहीं देगी। अब देख लीजिएगा, चाहे बीजेपी जो भी वहां पे कार्य की हुई हो, गठबंधन में उन्होंने कार्य नहीं किया, उसी तरह जो कछुआ की गति से नीतीश कुमार विकास के कार्यों को कर रहा था, बीजेपी उसी में शामिल हो गया। जिस तरह दूसरे राज्यों में बीजेपी का शासन है, वहां पे तो अच्छे काम होते हैं, लेकिन पता नहीं नीतीश के पाले में पड़ के बीजेपी ने क्यों बिहार को दुर्गति में ही रहने दिया। तो 2034 में अगर बीजेपी 24 में बीजेपी ग्राउंड पे जाके काम करे तो अच्छा होगा।
और थोड़ा इनको स्ट्रेटेजी में चेंजेस करने पड़ेंगे बीजेपी वालों को। सर्वेश्वर पाठक बोल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है सत्यवीर जी। सर्वेश्वर जी ने अच्छी बात रखी है कि रणनीतियों में बदलाव होना चाहिए, समय के अनुसार होना भी चाहिए बदलाव, कि भाई हम 2014 में किस तरीके से चुनाव लड़े थे और 2019 में चुनाव लड़े थे, 2014 में कुछ वादे थे, 2019 में कुछ वादे थे, उन वादों पे हम खरा कितना उतरे, कुछ मैं आपको सामने रखने चाहता हूँ चंद्रशेखर जी। मैं उन विषयों में नहीं पढ़ना चाहता कि उसमें नहीं, ये आपको जवाब देना चाहिए। आनंद मोहन सिंह की रिहाई की आप लगातार बात करते रहे भाई, आप क्यों मना कर रहे हैं? नहीं, वो चंद्रशेखर जी, वो कारण ये है कि आज इनसे बोले, कहते हैं ना कि बोले ना बोले ज्यादा कुछ, वो स्थिति इनकी आ गई कि जो हमारे ऊपर सारे के सारे आरोप अब बिहार की जनता देख रही है कि जो इन्होंने काम किया, जो एक नरसंहार का अपराधी है, जो उम्र कैद की सजा में वो बाहर, उसका पूरा का पूरा मैनुअल चेंज कर दिया, जेल का मैनुअल चेंज कर दिया, कानून में चेंज कर दिया, उसको बाहर कर दिया। जनता, बिहार की जनता में इतना आक्रोश है, उसको किस प्रकार से बोला जाए, उसके लिए ये सारे के सारे प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ये कोई इनके जितना आचरण में इनके बदलाव आया, समझ नहीं सकता था कि इतना जल्दी इनके आचरण में बदलाव आ जाएगा। और चंद्रशेखर जी, अरे जैसे ही मैं बोलना शुरू करता हूँ, इनको पता नहीं क्या पीड़ा दूर हो जाती है इनको। अरे मनोज जी भाई, मनोज जी अब मैं पूछ रहा हूँ, मनोज जी पूछ रहे हैं। अरे भाई ये मैं पहले बोल चुका हूँ, आप रोड के किनारे नहीं, मनोज जी मैं पूछ ले रहा हूँ, लालू प्रसाद के बगल में नहीं बैठे हो तो सुन लीजिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि श्रद्धा अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे इस प्रकार का हुआ, श्रद्धा अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी मात्र चंद्रशेखर जी, अगर इनको बुलवाना, इनसे बुलवा लीजिए कोई बात, सुनिए मनोज जी देखिए, मनोज जी मेरी बात सुनिए, मनोज जी आप प्रबुद्ध वक्ता हैं, ऐसे मत कीजिए। अब सत्यवीर जी मान लीजिए किसी बात को नहीं बोलना डाला, नहीं तो क्या आप उनके मुंह में जबान थोड़ी खींच लेंगे उनकी कि नहीं बोलिए, मोहर लगा देंगे? नहीं ना बोले तो फिर सर गलत नहीं ना बोले। हाँ ठीक है, अब सुन लीजिए, बोल रहे हैं, अब सुन लीजिए, अब मैं आपके पास आऊंगा, सुन लीजिए एक बार सत्यवीर जी। हाँ, तो सत्यवीर जी आप बोलना तो चाहिए था आपको, आनंद मोहन सिंह के बारे में कुछ तो बोलना चाहिए था, आप बिल्कुल बोल कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, सिलसिलेवार बता रहा हूँ, आडवाणी से लेके और क्या बोलते हैं कि मैं बिहार तक श्रद्धा अटल बिहारी वाजपेयी तक जाऊंगा। श्रद्धा अटल बिहारी वाजपेयी मात्र एक ऐसे प्रधानमंत्री भारत के रहे और भारतीय जनता पार्टी से रहे। उन्होंने संसद भवन के अंदर दिया हुआ वो बयान आज भी सुर्खियां बटोरता है जब कहीं चलता है। अरे भाई, आनंद मोहन सिंह की बात चल रही है, थे कि नहीं थे? आप भी घुमा रहे हैं बातों को। अरे सुनो तो चंद्रशेखर जी, ये बोर्ड की बात कर रहे थे ना, मात्र एक बोर्ड से हमारी सरकार गिरी थी और अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ी संसद में कहा था कि इस प्रकार की राजनीति को मैं चिमटे से भी नहीं छूंगा, जिस प्रकार की राजनीति लगातार चली आ रही है। एक वोट हमारे लिए कोई भारी, कोई बड़ी संख्या नहीं थी, हम कहीं से भी ले सकते थे एक वोट, मगर नहीं, शुचिता और पारदर्शिता का जो पैमाना हमारी पार्टी ने हमेशा से लेके चली है उसको पूर्ण किया। वही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं। 370 के लिए जो हमने जनसंघ के लिए कहा था, वही हमने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने वही वाक्य हमारे तब से, और आज 370 हटा। आज वहाँ G20 की मीटिंगें हो रही है, किस प्रकार से पूरी की पूरी वैली आज शांत है, किस प्रकार से विकास के कार्य वहां पर लगातार हो रहे हैं, ये इन सबको नहीं दिखेगा। राम मंदिर के लिए अगर हम दृढ़ संकल्प जनसंघ में थे तो आज भी जनसंघ जब भारतीय जनता पार्टी की आई सरकार आई तब भी। देखिए अब सत्यवीर जी, देखिए आप भी राजनीति कर रहे हैं, आप भी सियासी बात कर रहे हैं। आपसे मैंने आपको मैंने 3 बार बोला भाई, एक बार बोल दीजिए ना आनंद मोहन सिंह के बारे में आपका क्या रुख है, वो पूछ रहे हैं। मैनिफेस्टो जारी करते समय वो खड़े रहे, बता दीजिए। नहीं है हमारा स्पष्ट रूप है, जेडीयू ने जो कृत्य किया उसके लिए माफी मांगनी चाहिए और उसको फिर से जेल की सलाखों में पहुंचना चाहिए। और बात रही दूसरी, बिहार भाजपा के नेताओं ने आनंद मोहन जी की रिहाई की बात की, एक फोटो दिखा दीजिए मनोज की, एक फोटो इतनी गंभीरता से, एक फोटो दिखा दीजिए, एक फोटो दिखा दीजिए जो इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हो और कुछ नहीं है। अपना बचने के लिए इस प्रकार की जो ये चल रहे हैं नहीं बच पाएंगे, ये नहीं बच पाएंगे। जनता के बीच में जाए नहीं जा रहा, इनसे जाया नहीं जा रहा है। जनता जहां भी जा रहे हैं झूठे इनके ऊपर पड़ रहे हैं, झूठों की बरसात हो रही है। नीतीश कुमार अब केवल किस प्रकार से ये किया जाए इसलिए ये सब चीजें कर रहे हैं और किस प्रकार से लगातार आरजेडी वाले इनको गुस्सा लगातार किस प्रकार से। अरे भैया 75 कहाँ जीत लेगी? अरे 75 कहाँ जीत लेगी रे भाई? मनोज जी कहाँ जीत लेगी? 75 कहाँ जीत लेगी?
नहीं नहीं, मनोज जी 575 कहाँ से जीत लेगी बताइए जरा। जीत लेंगे वो। 10 मिनट तक लगातार मनोज जी बोले, ना मैं बोला ना परमेश्वर जी बोले, कोई बीच में नहीं बोला, मगर जैसे ही मोदी जी बोलना शुरू कर दिए शुरू हो जाते हैं। उसी तरह जीत जाएंगे, कहाँ इससे आपत्ति है। मैं इनसे पूछ रहा हूँ 4 बार, चंद्रशेखर जी 4 बार देश का कोई व्यक्ति ने कहा है कि वो नरेंद्र मोदी जी के साथ किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में पढ़े हैं? है कोई आगे बढ़ के बोलने वाला? ये जवाब दे। आनंद मोहन जी के रिहाई की बात बिहार भाजपा के नेताओं ने की कि नहीं की, ये बात ये दे। और लगातार जिस प्रकार से गुजरात के हाई कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पर आइए, और जिस प्रकार का 25,000 का मुचलका लगा है उनके ऊपर, और अगर नहीं करते तो जेल के पीछे जाना पड़ेगा। और किसी से तो उन्होंने माफी मांगी, लालू प्रसाद उसको जाके उन्होंने गलत 12 बजे 3 बजे घोषणा होता है, दूसरे दिन आप सदस्यता समाप्त करते हैं, शर्म भी नहीं लगता है। और यहाँ बात करने के लिए चल रहे हैं, पूछा जा रहा है कुछ ऐसे ऐसे कुछ बोल रहे हैं। कौन व्यक्ति नरेंद्र मोदी के साथ पढ़ा है, जरा बताइए आप। और वही उसके साथ इन सबका गठबंधन का, इनका सारे के सारे जितने भ्रष्टाचारी है एक प्लेटफॉर्म। अरे भाई 575 सीट आप जीत जाइए ना, अभी राजस्थान के अंदर चंद्रशेखर जी 2008 में जो बम ब्लास्ट हुए थे उसके सारे के सारे आरोपी गहलोत सरकार ने बरी कर दिए। बम ब्लास्ट में चल रही है उसी पुलवामा में जो सैनिक को मारती है उस पर आपको नहीं बोलिएगा, और इसमें जो आरपीएफ पकड़ाया उस पर नहीं बोलिएगा। सर्वेश्वर जी ठीक है, सतवीर जी, मनोज जी, सर्वेश्वर जी पूरे देखिए दोनों के तेवर कड़े हैं, महाजुटान में भी और जिस तरह जेडीयू मनोज जी बोल रहे हैं तेवर कड़े हैं। और सवाल अब के इनने खोज लिए 9 साल में कि क्या क्या सवाल करने हैं, पूरा चिट्ठी बना ली है इन्होंने कौन कौन से सवाल करने हैं, कहाँ कहाँ घेरना है। चंद्रशेखर जी आपकी बात के साथ एक बात जोड़ देना चाहता हूँ, फिर सर्वेश्वर जी बोल लेंगे। जो राज्यसभा के उपसभापति है वो भी जेडीयू से ही है, हरिवंश नारायण सिंह, वो तो आज जेडीयू के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? पता है कि जेडीयू ने जो जंगल राज का रास्ता। अरे भैया आप आरसीपी सिंह को भी तोड़ रहे थे, आरसीपी सिंह को भी तोड़ रहे थे, आरसीपी सिंह को आप वह सुरक्षा दे रहे थे, आप भी ठीक नहीं कर रहे थे। ये तो नीतीश कुमार समझ गए, ये तो नीतीश कुमार समझ गए कि आप खेल खेल रहे हैं, खेला हो रहा है वहां पर, है ना मनोज जी आरसीपी सिंह को भी तोड़ रहे थे ना। कोई नैतिक व्यक्ति तो तो उसका फल मिल गया ना। आरसीपी सिंह वहाँ पर जूता साफ कर रहे हैं ना, जो उम्र वहाँ जूता साफ कर रहे हैं। और जान लीजिए बीजेपी ने आरसीपी को कैसे किया, उन्होंने जिन लोगों को नाम दिया कि प्रदेश कार्य समिति में आप उनको आमंत्रित कीजिए, भाजपा ने किसी को नहीं आमंत्रित किया। खैर वो आरसीपी जाने, उससे नहीं मतलब है। ठीक है सर्वेश्वर जी देखिए अब 9 साल में हुआ ये है, दरअसल देखिए आप कई बार क्या विपक्ष ने हमला किया, विपक्ष जैसे ही विपक्ष हमला करता था वो लौट के वापस आता था और विपक्ष पूरी तरीके से धराशायी हो जाता था। अब 9 साल में ये समझ गए हैं कि कहाँ कहाँ हमला करना है। अच्छा आप जैसे लोग, सर्वेश्वर पाठक जैसे लोग भी ये कहने लगे भाई ये चीज़ तो कम से कम सुधार लीजिए। आपने कहा कि भाई ब्रजभूषण वाले मामले में देखिए सर्वेश्वर जी अति सर्वत्र वर्जते, हर जगह अति को स्थान नहीं है। अब ब्रजभूषण किस तरह से पूछ रहे हैं मंचों पर खड़े होके, और क्या ब्रजभूषण शरण सिंह इतने बड़े हो गए, क्या आप राजनीति को जाति के पैमाने से ही देखेंगे, क्या आप राजनीति को क्षेत्रवाद के दृष्टिकोण से देखेंगे? तो कहीं ना कहीं ये बताना पड़ता है कि संगठन व्यापक है, पार्टी व्यापक है, सत्ता व्यापक है, लोग जो व्यक्ति है वो व्यापक नहीं है, और अगर वो गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ ये निर्णय हो रहा है। कहीं कहीं पे आपने कहा खुद कि बीजेपी घिर जाती है, तो ये 9 साल में बड़ी कमी उभर के आई है। क्यों घिर जा रहे हैं, उसको दूर कीजिए। और इतना दबाव क्यों? ये तो ठीक वैसा हो गया कि कांग्रेस ने, अशोक गहलोत ने मना कर दिया मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनूंगा, कांग्रेस परेशान हो गई। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के दबाव में इतना क्यों आ रहे भाई? उठा के डालिए जेल में। आपने सही कहा। देखिए प्लेयर्स की जो भी बातें होंगी वो पॉलिटिक्स के फेरे में है, कांग्रेस के चंगुल में है, हम जानते हैं, वो भी एंगल है।
लेकिन एक दूसरा एंगल है, अगर उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाया है तो सीधा से ब्रिजभूषण को हटा देना चाहिए था। FIR होती, जेल जाता, कोर्ट अगर उसको बेल देता, कोर्ट उसको अगर दोषी मानता। मैं मानता हूं न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें हमें आप किसी को बोलना नहीं चाहिए। दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें जो बालिका जिसको जो ये थी क्या बोलते हैं 18 साल से कम उम्र की थी और जिसने लगाया था, उसका भी ये आ गया कि नहीं उसका फेक एज सर्टिफिकेट था। इस एंगल पे भी जांच हो रही है। सारी जांच हो जाती है। आपको तो हटा देना चाहिए था भाई, नुपुर शर्मा को हटा दिया, ऐसे हटा देते। एक मिनट रुक जाइए। आपने सही कहा कि ये जो बोलते हैं हिंदुत्व के लिए, नुपुर शर्मा पे तो कार्रवाई कर दी है, उसी तरह नवीन जी पे कार्रवाई कर दी है। आज सुबह जमाई ने बोला उस पर कोई कार्रवाई बीजेपी नहीं करेगी। उसके बाद साउथ के कितने भी ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वहां देखिए कुछ नहीं करती है। केरला में आए दिन जो है RSS के वर्कर्स की हत्या हो जाती है। बंगाल का मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग गया होता, केरला में राष्ट्रपति शासन लग गया होता अगर सेंटर में कांग्रेस बैठी होती और उसके कार्यकर्ता और उसके जो लोगों की ऐसी हत्याएं होती रहती। वहां पे लोकतंत्र खतरे में नहीं होता है, लेकिन बीजेपी पता नहीं किस मूड में, किस स्ट्रेटेजी में काम कर रही है। सचमुच अभी की जो चीजें हैं वहां पे अगर बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी में नहीं सुधार करेगी, मिट्टी पलीत तो करवा ही रही है, तो 2024 में जो राहें हैं वो कठिन हो सकती है। ऐसे तो जीतना नरेंद्र मोदी जी को है, चाहे विपक्ष जितना भी जोर लगा ले, लेकिन जो हम चाहते हैं कि केक वॉक हो वो केक वॉक नहीं हो सकता। दूसरी बात जो आपने कहा कि विपक्ष की एकता, देखिए विपक्ष की एकता उसी समय धराशायी हो जाती है जब हर विपक्षी के जो संगठन के जो मेन है, कर्ता धर्ता है, वो अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में दिखता है। जेडीयू में नारे लग गए हैं कि नीतीश कुमार जी PM होंगे, उधर ममता बनर्जी नहीं छोड़ना चाहती। केजरीवाल का तो हमने सबने देखा था 2014 में ही मोदी जी के खिलाफ लड़ने चले गए थे। लेकिन इनकी एकता 9 साल का इंसाफ बीजेपी से मांग रही है, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी 9 साल पूरा 1 दशक भारत पे राज किया है, मांगना चाहिए। लेकिन मैं जेडीयू के प्रवक्ता से, मेरा गृह राज्य बिहार है, मैं 15 साल का हिसाब मांग रहा हूँ और ये 20वां साल चल रहा है। कितने नए इंडस्ट्री लेके आ गए बिहार में। यूपी में देखिए बीजेपी योगी जी के नेतृत्व में कितनी अच्छी काम हो रहा है। मैंने बोला ना कि जितना किशनगंज बेल्ट है, नेपाल का जो सीमा मिलता है बिहार का, पूरा ISI का गढ़ बन चुका है। PFI का बीजेपी भी की लेकिन उस तरीके से कार्रवाई नहीं की, इसीलिए मुझे बीजेपी पे भी सवालिया निशान उठाना पड़ता है। सत्यवीर जी से समय समाप्त हो रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण में उस समय बीजेपी भी बिहार में बड़ी संलिप्त थी। हज यात्रा पे आप ये देते हैं, कितने हिंदुओं को आपने अब जवाब लेने दीजिए। सर्वेश्वर जी समय कम बचा है। सत्यवीर जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा जो ब्रजभूषण वाली बात करी है उसमें पहले FIR दर्ज हुई है, उसके बाद जुडिशियल इंक्वायरी भी हो रही है और तमाम चीजें सामने निकल के आ रही है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक ही अखाड़े के लोग क्यों हैं और लगातार वो जिन्होंने आरोप लगाए थे वो अपने आरोप क्यों बदलते जा रहे हैं। और दूसरा, किसी के ऊपर भी आरोप लगा दो, मैं आपसे उदाहरण के साथ खत्म करना चाहूंगा बात। इस भारत की अगर राजनीति में किसी ने अगर शुचिता का प्रमाण देने का काम किया तो उस लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर जब आरोप लगाए थे, बड़े बड़े आरोप लगाए थे, तो उन्होंने बड़ी संसद में कहा था कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं जब तक इससे मैं बरी नहीं हो जाता संसद की चौखट पर कदम नहीं रखूंगा। और अंततः गतवा क्या हुआ, जिन्होंने आरोप लगाए वो सारे के सारे कोर्ट के अंदर उनके सामने माफी मांगते हुए नतमस्तक हुए। तो इसीलिए कह रहा हूँ आरोप लगाना, कहां आ गए आप कहां से कहां आ गए। लालकृष्ण आडवाणी से और ब्रजभूषण शरण सिंह तक आ गए। और आपको सोचना चाहिए भाई, लोग कहते हैं तो सोचना चाहिए, लोगों को नकारना ठीक नहीं है। जो भाजपा के तारनदार रहे हैं उनकी तुलना ये ब्रजभूषण जैसे अपराधी से कर रहे हैं तब इनको क्या सोच हो सकता है। चलिए ठीक है, अब समय समाप्त हो रहा है। मनोज जी, सत्यवीर जी, सर्वेश्वर पाठक जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं बीजेपी को भी अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करना होगा, क्योंकि गठबंधन में बड़े बड़े सहयोगी जो पुराने सहयोगी थे वो छूटे हैं। अब ऐसे में
महाजुटान में क्या होता है और क्या विपक्षी पार्टियां 9 साल के जो आंकड़े हैं, जो हिसाब है, वो बीजेपी से लेने के लिए पूरी तरीके से पुरजोर मैदान में है और कितनी चुनौती दे पाएगी आने वाला वक्त तय करेगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी।